ओके, सो विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। नॉट रियली नेक्स्ट टॉपिक, हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, याद है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसको आज हम लोग इन डिटेल वापस एक बार देखेंगे। तो वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में यू हैव टू चार्जेस। लेट अस से दिस इज प्लस चार्ज, प्लस क्यू एट पॉइंट ए, और एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू विच इज़ एट पॉइंट बी। और अगर आपको याद है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे आएगा इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। लेंथ इज मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉजिटिव चार्ज इज एल, और ये भी क्या है? एल। हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सम पॉइंट सी, पी, जो भी नाम देना है वो दे दो, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। मुझे बात करने की आवाज़ आ रही है, वापस दिखे? दैट विल बी योर लास्ट डे। तो रिमेंबर, हमको वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट सी विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। और हम लोग डायपोल के केस में सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से। तो जिस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस भी कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर से। और ये एंगल को हमने नाम दे दिया था थीटा। सो थीटा इज़ द एंगल एट विच पॉइंट सी इज अलाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द डाइपोल एक्सिस। गुड। एंड देन अगर आपको याद होगा तो ये जो सी पॉइंट का डिस्टेंस है ए से, इसको हमने R1 नाम दिया था, और इसी सी पॉइंट का डिस्टेंस बी से, इसको हमने R2 नाम दिया था। तो पहले तो इतना एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे पास एक डाइपोल है, सो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consisting of plus q and minus q charges at points A and B respectively. Imagine a point C, जिस पॉइंट में हमको डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करना है। सो कंसिडर अ पॉइंट C at a distance r, from the center of dipole, और इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? वेयर वी वांट टू डिटरमाइन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। सो वेयर वी वांट टू डिटरमाइन potential of the dipole। आपको सारे पैरामीटर्स पहले अच्छे से बताने पड़ेंगे। क्या क्या पैरामीटर है? एंगल, और क्या है? R1, और क्या है? R2। सो लेट थीटा बी द एंगल एट विच पॉइंट C इज अलाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल एक्सिस। सो लेट थीटा बी द एंगल at which theta is the angle at which point C is aligned with respect to dipole axis, with respect to dipole axis। and R1 और R2 क्या है? R1 is the distance। ये R1 डिस्टेंस किसका था? पॉइंट C का। कहाँ से था? प्लस Q से, मतलब A से। सो R1 is the distance of किसका? डिस्टेंस C का, फ्रॉम पॉइंट A विच इज़ पॉजिटिव चार्ज। और R2 क्या है? डिस्टेंस किसका? C का। डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम विच पॉइंट? फ्रॉम पॉइंट B। तो पहले तो सिचुएशन पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। डाइपोल है, देन ऑफ कोर्स डाइपोल में दो चार्जेस है, एक A पे है, एक B पे है, एक पॉइंट है C।
जहाँ पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से कितना है r, then there is an angle theta at which point C is aligned with respect to dipole axis. r1 is the distance of point C from A and r2 is the distance of point C from B. हमको फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. सो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल, टोटल क्योंकि ये जो C पॉइंट है ना, ये दो चार्जेस की फील्ड में है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू. तो इस C पॉइंट पे दो चार्जेस का पोटेंशियल आएगा, किसका, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, इसलिए टोटल पोटेंशियल. सो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C इज गिवन बाय, टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B. व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A पे था पॉजिटिव चार्ज और A का डिस्टेंस है C से R1. देन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस पे है नेगेटिव चार्ज, इसलिए माइनस आया, अपॉन डिस्टेंस R2. सो देयरफॉर V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमको R1 और R2 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब 1/R1 और 1/R2 फाइंड करना पड़ेगा. और 1/R1 फाइंड करने के लिए हम एक ट्राइंगल इमेजिन कर लेंगे विच इज़ AOC. यहाँ पे ये A साइड है, A वर्टेक्स है, ये O है और ये C है, ये डिस्टेंस L है, ये R है और ये R1 है. यहाँ पे B पॉइंट हमें वो दिखा नहीं रहा. आई एम जस्ट शोइंग हाफ ऑफ द डाइपोल, हाफ डाइपोल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिलहाल इस R1 साइड में है, दिस इज थीटा. तो मैंने आपको कल बताया था कोसाइन रूल. तो यूजिंग कोसाइन रूल, आई होप दैट यू रिमेंबर व्हाट इज कोसाइन रूल. याद है कि आपको, हमको कौन सा साइड चाहिए, R1. तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा. तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा. इसको बोलते हैं कोसाइन रूल. R स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो R स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा बाय R स्क्वायर. अब ये एक R और एक R हो जाएगा कैंसिल. और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ये जो हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं किसका, डाइपोल का, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है. और अगर आपको याद होगा, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल के केस में R जिस पॉइंट पे तुम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो उसका डिस्टेंस L से बहुत बड़ा होता है, मतलब L बहुत छोटा है. मतलब L/R भी 1 से बहुत छोटा है. अगर L/R 1 से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर बाई R स्क्वायर भी 1 से बहुत छोटा है. इतना छोटा है कि तुम इसको निगलेक्ट कर सकते हो, निग्लिजिबल है ये. फॉर एग्जांपल अगर L/R की वैल्यू 10⁻³ है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 10⁻⁶, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर एंड हेंस कैन बी निगलेक्टेड. तो L स्क्वायर बाई R स्क्वायर वाला टर्म तुम निगलेक्ट कर सकते हो. तो हम लोग ये जो L स्क्वायर बाई R स्क्वायर का टर्म है इसको निगलेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R. हमको चाहिए था 1/R1. तो हम पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. 1/R1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R. ये स्क्वायर है, हमको तो 1/R1 चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लो. तो 1/R1 इक्वल्स टू 1/R 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R रेज टू हाफ. अब ये जो टर्म है ये ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा. तो 1/R1 इक्वल्स टू 1/R 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R रेज टू -½ -1/2. क्लियर है तक. इसके बाद हमने यूज़ किया था समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन. अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जिसको नहीं पता, वैसे मैथ्स में हुआ होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. आपने ना बाइनोमियल थ्योरम सीखा था A + B⁻n.
जिसको तुम बोलते हो NC0 a raised to NB0, NC1 a raised to n-1 B1, so on so forth। हमको ये नहीं भी पता होगा तो डोंट वरी, कोई बात नहीं पता है तो फिजिक्स में टेंशन मत लो, मैथ्स में टेंशन लेना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहला टर्म 1 है, पहला टर्म 1 है, दूसरे टर्म में रेशो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और उसमें अगर ऐसा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमको बताता है कि जो इंडेक्स है इसको तुम सीधा सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ बी मतलब न्यूमरेटर इज वेरी वेरी लेस देन डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, देन तो उसके बाद तुमको ये मिलेगा विच इज़ कॉल्ड एज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब क्या हमारे पास a प्लस या माइनस b रेज टू n का फॉर्म है? हाँ। क्या पहला टर्म 1 है? हाँ। दूसरा टर्म न्यूमरेटर है? हाँ। क्या l की वैल्यू r से बहुत छोटी है? हाँ। तो ये और ये लगभग सेम है, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो तुमको मिलेगा 1 माइनस, मैंने क्या बोला था, इंडेक्स को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड टर्म के साथ। तो 2l cos थीटा बाय r, गुड। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तुमको फिजिक्स में 3 से 4 बार लगता है। तो 1/r1 इक्वल्स टू 1/r 1 प्लस l cos थीटा बाय r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1/r1 इक्वल्स टू 1/r r प्लस l cos थीटा बाय r, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/r1 इक्वल्स टू r प्लस l cos थीटा बाय r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको 1/r2 चाहिए। अब आइडियली 1/r2 के लिए मुझे दूसरा ट्राइंगल यूज़ करना चाहिए था। ऐसा ट्राइंगल था, यहाँ पे पॉइंट B था, यहाँ पे O है, यहाँ पे C है। ये एंगल 180 माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि इफ यू लुक एट द डायग्राम, ये टोटल एंगल कितना है? 180, उसमें से थीटा है तो ये कितना है? 180 माइनस थीटा। तो हमने ये ट्राइंगल यूज़ करके वापस से क्या करना चाहिए? कोसाइन रूल मत लगाओ, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नॉट रिक्वायर्ड? सिर्फ एक काम करना, सिमिलरली 1/r2 इक्वल्स टू, यहाँ पे r प्लस l cos थीटा है, वहाँ पे भी r प्लस l, सिर्फ cos ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कितना बना है इस केस में? 180 माइनस थीटा अपॉन r स्क्वायर। cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। कितना होता है? माइनस cos थीटा। तो देयरफॉर 1/r2 ये आ जाएगा आपका r माइनस l cos थीटा, क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा ये क्या आ गया? माइनस cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 था, अगर आपको याद होगा, याद है क्या? v इक्वल्स टू 1/4πε0 q 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 हमारा क्या आया? 1/r1 क्या आया? r प्लस, तो 1/r1 आया r प्लस l cos थीटा बाय r स्क्वायर, और ये आया r माइनस l cos थीटा बाय r स्क्वायर। दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लो। तो v इक्वल्स टू 1/4πε0 q r प्लस l cos थीटा माइनस r प्लस l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r हो गया कैंसल, l cos थीटा 2 बार आ गया आपका, तो 1/4πε0 q 2l cos थीटा बाय r स्क्वायर।
एंड यू नो व्हाट इज Q इंटू 2L? मैंने पहले लेक्चर में बताया था, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये है P. So this is P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. So therefore you have V equals to 1/4 pi epsilon 0 P cos theta by r square, where P is Q into 2L. Good. तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. अब अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r कर लेता हूँ. अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार आपको डाइपोल का पोटेंशियल पूछा होता है, लेकिन एंगल नहीं दिया होता है. क्या दिया होता है? मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में. क्या दिया होता है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म. जिस पॉइंट पे तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होता है, मतलब P बार और R बार दिया होता है. तो एक काम करो, इसको R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो यहाँ नीचे क्या आ गया? R क्यूब. व्हाट इज A बार डॉट B बार? AB cos थीटा. तो ये P R cos थीटा क्या बन जाएगा? P बार डॉट R बार. तो P बार डॉट R बार अपॉन R क्यूब. ओके, पक्का. तो ये अभी याद रखना, रिमेंबर दिस. अब एक CET का PYQ ले लेते हैं. पहले तो मेरे को बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज? 1/4 pi epsilon 0 Q by R. What is the potential due to a dipole? 1/4 pi epsilon 0 P bar dot R bar by R cube. तो क्वेश्चन ऐसा था, the potential of a dipole varies with distance as, changes with distance as 1/r, 1/r square, 1/r cube, 1/r raised to 4. आंसर क्या आएगा? 1/r, 1/r square, 1/r cube, 1/r raised to 4. 1/r स्क्वायर क्यूब नहीं, ये तो स्क्वायर ही था, हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना. तो सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस एज 1/r सिंगल पॉइंट का, 1/r डाइपोल का 1/r स्क्वायर. क्वाड्रापोल मतलब 4 चार्जेस, स्क्वायर के वर्टेक्स पे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज. क्वाड्रापोल 1/r क्यूब, 1/r क्यूब. ऑक्टापोल मतलब क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज, 1/r रेज़ टू 4. आपको क्वाड्रा और ऑक्टापोल के लिए नहीं आएगा. नीट वालों को आता है, जेई वालों को आता है ऑक्टा तक, नीट वालों को क्वाड्रापोल तक, आपको डाइपोल तक CT. बट याद रखना आप. गुड. अब देखो ऐसा है, ये तो जनरल फार्मूला हो गया. अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना हो एक्सिस पे या इक्वेटर पे, तो वो स्पेशल केस में जाएगा. अब तो स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केस में 3 केसेस ले लेंगे. 3 में से पहला केस, मतलब पहले के 2 सब केसेस है. एट एन एक्सियल पॉइंट, इसमें 2 केसेस है. नंबर 1, थीटा इक्वल्स टू 0. अब थोड़ा और अच्छे से सुन लो और समझ लो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है. थोड़ा अच्छे से सुनना और समझना. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये आपका A पॉइंट है जहाँ पे +Q चार्ज था. ये आपका B पॉइंट है जहाँ पे -Q चार्ज था. यहाँ पे C पॉइंट है, C पॉइंट जहाँ पे तुमको फाइंड करना है पोटेंशियल. ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर. अब थोड़ा और अच्छे से ध्यान दो. मैथ्स में तुमने सीखा होगा कि नॉर्मली हम लोग एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से मेजर करते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आता है एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव आता है. सही है, गुड. लेकिन इन केस ऑफ डाइपोल हम लोग एंगल हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मेजर करना स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव चार्ज इस साइड है ना, तो एंगल यहाँ से मेजर होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज उस साइड होता तो वहाँ से होता. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट. और ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट जहाँ पे तुमको क्या फाइंड करना है, डाइपोल का पोटेंशियल, राइट. वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही है कि नहीं, तो एंगल कितना हुआ? 0. कितना हुआ? 0. और अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो 180, और इक्वेटर भी होता तो, हाँ, तो पहले केस में 0.
तो जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंगल इक्वल टू ज़ीरो। तो एंगल इक्वल टू ज़ीरो समझ में आना चाहिए। पुट ज़ीरो हियर, तो देयरफॉर पोटेंशियल आएगा आपका, पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0 बाय आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय आर स्क्वायर। ये केस नंबर ए। देन केस नंबर बी। केस बी में यू आर फाइंडिंग आउट पोटेंशियल। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और तुमको फाइंड करना है इस पॉइंट पे P पे, पी सी जो भी पॉइंट होगा वो। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ए पे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है बी पे। ये है इक्वेटर। और रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो एंगल कितना बनेगा 180। तो सेकेंड केस, पहले केस का सेकेंड सब केस, एंगल आया 180, और अगर एंगल 180 आया तो तुमको पोटेंशियल मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू कॉस ऑफ 180। व्हाट इज कॉस ऑफ 180? -1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय आर स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। ओके, देयरफॉर इफ यू नोटिस एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ये आपका आता है प्लस और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय आर स्क्वायर। क्लियर? श्योर श्योर, गुड। सेकेंड केस क्या आएगा? एट विच पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट। सो एट इक्वेटर तो सेम लॉजिक, हमारे पास डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इक्वेटर है। जिस पॉइंट पे हमको मोमेंट पोटेंशियल फाइंड करना है वो इक्वेटर पे है। प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। एंगल तुम प्लस क्यू से मेजर करते हो तो ये कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आएगी 90। तो थीटा इक्वल टू 90। तो V एट इक्वेटर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 90 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज cos 90? 0। तो V इक्वेटर क्या आया? 0। अब अगर आपको सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल याद है तो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में पॉइंट ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल डिफाइन किया था कल के लेक्चर में। याद है कि क्या था पॉइंट ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर। तो R की कौन सी वैल्यू पे पोटेंशियल जीरो होगा? इन्फिनिटी। तो हमने वहाँ पे बोला था इन्फिनिटी इज़ द पॉइंट ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल, राइट। वहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पे पूरी लाइन है, क्योंकि इक्वेटर पे कहीं पे भी तुम पॉइंट ले लो, यू कैन टेक पॉइंट हियर, यू कैन टेक पॉइंट हियर, हियर हियर हियर, एनीवेयर। एंगल कितना बन रहा है? 90। तो पूरे इक्वेटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल नहीं, लाइन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, दैट इज़ इक्वेटर। तो डाइपोल के केस में इक्वेटर ऐसा लाइन है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। गुड, यहाँ तक क्लियर। तो अपना अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी एंड इम्पॉर्टेंट। अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम में ही है इक्विपोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी? इक्वल, सेम, पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो उसको क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले डिफाइन कर देंगे, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है। पोटेंशियल इज सेम is known as equipotential surface, is known as equipotential surface।
तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम देखेंगे पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या आता है, क्योंकि सरफेस हैज़ अ शेप, हो सकता है सिलेंडर हो सकता है स्फीयर हो सकता है कुछ और शेप हो। तो हम पहले देखेंगे सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या आता है। तो वी नो दैट, और आपको पता है, अभी आपने 3 से 4 बार बताया, वी नो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q at a distance r is given by what is the formula of potential due to a single point charge at a distance r? 1/4 pi epsilon 0 q by r। अब थोड़ा सा और अच्छे से सुन लो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, ये चार्ज है, इधर चाहे पॉइंट चार्ज है ये q, देन रिमेंबर अगर मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेता हूँ तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ये आएगी। और डू यू रिमेंबर पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर होता है क्या? नहीं। अगर मैं इसी डिस्टेंस r पे दूसरे साइड पे चेक करता हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि चार्ज सेम और डिस्टेंस भी सेम, राइट। अगर मैं उतने ही डिस्टेंस पे किसी और डायरेक्शन में चेक करता हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? वही आएगी, सेम आएगी। अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ तो भी सेम आएगी ना। गुड। तो ऐसा हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। तो शेप क्या बनेगा? स्फीयर, नॉट सर्कल, क्योंकि मैंने हर डायरेक्शन बोला। तुम सिर्फ 2 डायमेंशन सोच रहे हो। ये डिस्टेंस है r, सर्कल तो बना, लेकिन सर्कल इस सरफेस में बना, बाहर भी तो आएगा। तो हर डायरेक्शन में जब इमेजिन करोगे तो क्या बनेगा? स्फीयर। तो ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, what is the shape of equipotential surface? Sphere. So therefore the shape of equipotential surface due to a point charge is spherical। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का जिनका ध्यान नहीं है चिंता मत करो, मेरा तुम पे पूरा ध्यान है। तो फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल विथ चार्ज एट द सेंटर। याद रखना आप, विथ चार्ज एट द सेंटर। अब थोड़ा और अच्छे से सोचो, अच्छे से इमेजिन करो तो तुमको एक चीज़ और समझ में आएगी। चार्ज तो मैंने सेंटर पे लिया, मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखा, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या आया? सेम, राइट। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे था ना, लेट अस से r1 डिस्टेंस पे। सो दिस वाज एट डिस्टेंस r1, राइट। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो पहले मैंने 5 सेंटीमीटर पे चेक किया, अब 8 सेंटीमीटर पे चेक करता हूँ, मतलब r1 की जगह पे r2 लेता हूँ, वापस क्या बनेगा? स्फीयर, राइट। लेकिन इस स्फीयर पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम। जो दूसरा स्फीयर बनेगा वहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बट नॉट सेम। अब व्हाट आई मीन बाय बट नॉट सेम, मतलब r1 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आएगा वो v1 आएगा, और r2 डिस्टेंस पे v2 आएगा, बराबर। तो इसके लिए v2 आएगी वैल्यू। और डिस्टेंस लूँगा, कुछ और डिस्टेंस लूँगा तो क्या होगा? सेम, पूरे सरफेस पे सेम, लेकिन अंदर वाले सरफेस तो बाहर वाले सरफेस पे सेम होगा क्या? नहीं। होपफुली तुम इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, इफ़ यू नोटिस, तो यू विल सी
मैंने पहले बोला था इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस मतलब सिंगुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या आता है? स्फेरिकल। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या आते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। जितने भी यहाँ पे स्फीयर्स बने उन सबका सेंटर क्या है? सेम। सो देयरफॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लूरल याद रखना। देयरफॉर इक्विपोटेंशियल surfaces due to a point charge are in the form of concentric, same center, concentric spheres। और हर एक स्पीयर पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एक स्पीयर से दूसरे स्पीयर में वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ। यहाँ तक क्लियर है? तो व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज? स्पीयर। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। तो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स। अब सिमिलरली अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज हो, लाइन, तो लाइन चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ना वो होता है सिलेंड्रिकल, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो होते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स। जब मैं सिंगल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देख रहा हूँ तो एक सिलेंडर बना। तो सिमिलरली फॉर अ लाइन चार्ज the shape of equipotential surface is a cylinder, right? And equipotential surfaces आर कोएक्सियल नॉट कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे सेंटर नहीं है, यहाँ पे एक्सिस है। आर कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो याद रखना आप इस केस में आपको मिलेंगे बहुत सारे सिलेंडर्स, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग सिलेंडर। गुड। तो यू विल फाइंड मेनी सच सिलेंडर्स। At a given distance you have one cylinder, then at another distance you have another cylinder, so on so forth। ऐसा आएगा। और भी अलग डिस्टेंस पे लोगे तो और आ जाएगा। गुड। तो ये हो गया आपका किसके लिए? लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए? लाइन चार्ज के लिए। नाउ रिमेंबर हमने ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, याद है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे ये यूनिफॉर्म नहीं था क्या? नहीं था। पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है याद है क्या? रेडियली आउटवर्ड्स, तो वो रेडियल फील्ड है। गुड। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ना वो बनता है इन द शेप ऑफ अ शीट, 2 डायमेंशनल सरफेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप होता है प्लेन शीट, ऐसा होता है। अब वी नो दैट, डू यू नो what is the work done in moving a charge between 2 points? कल ही डिराइव किया था ना। work done in moving a charge between 2 points, Q delta V। so we have seen that हमने कल देखा था, क्या देखा था? वर्क डन। मतलब एक मूवी देखा था, मूवी की बात नहीं कर रहा। we have seen that work done in moving a charge between 2 points
बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था हमने? वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए इसको सिंपल बनाने के लिए मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पियर। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट है ए सरफेस पे, दूसरा पॉइंट है बी सरफेस पे। अब मुझे ना चार्ज को क्यू चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जाना है? ए से बी। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि वर्क डन इज क्यू डेल्टा वी इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन क्या ये बी और ए पॉइंट दोनों सेम सरफेस पे थे? यस। ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है? यस। तो वी बी और वी ए की वैल्यू सेम है? हाँ। तो वर्क डन की वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब ये होता है जब तुम चार्ज को मूव करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, हमेशा वर्क डन होगा ही, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो ऑन अ सरफेस विच इज़ इक्विपोटेंशियल, पूरे सरफेस पोटेंशियल क्या है? सेम, तो वर्क डन इज 0। बट इफ़ यू आर मूविंग a charge from one surface to another surface where potentials are not same, तो वर्क डन इज नॉन ज़ीरो। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है याद रखने में। अभी मैं सिंपल बनाता हूँ। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो इमेजिन ये एक सरफेस है, यहाँ पे ऊपर एक सरफेस है, ये ग्राउंड है, ये हाइट h है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इसको उठा के यहाँ रखा, वर्क डन होगा? होगा। और वो वर्क डन किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। कितना होगा? mgh, बराबर। लेकिन ये ग्राउंड है, यहाँ से उठा के इसको यहीं पर रख दिया, राइट। व्हाट इज वर्क डन? 0। क्यों? क्योंकि इस पूरे सरफेस पे हाइट क्या था? सेम। तो ग्रेविटेशन में ऐसा सरफेस जहाँ पे हाइट सेम हो वो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ग्रेविटेशन में एक सरफेस पे एक मास को दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए वर्क डन होता है 0, लेकिन हाइट चेंज होगा तो नॉन ज़ीरो। यहाँ पे भी वैसा है, एक सरफेस जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो वहाँ पे चार्ज को मूव करने में वर्क डन कितना होता है? 0, लेकिन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? नॉन ज़ीरो। एकदम क्लियर है यहाँ तक? वेरी सिंपल। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हाँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ टाइटल लिखा है, फिर आगे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे अरे लेकिन ये तो हमने डिराइव किया है। क्या था क्या डिराइव? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ना, आर गुड। मैं चेक करता रहूँगा। आई नो संडे मॉर्निंग है, नींद आ रही होगी, इसलिए कभी कभी मैं थोड़ा गलत बोल दूँगा। टू चेक इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। एंड पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर। अब ये जो 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर, ये तो हमने डिराइव किया था, याद है? एक चार्ज लिया था ओरिजिन पे, दूसरे चार्ज को हम लोग मूव कर रहे थे, कहाँ से? इन्फिनिटी से टू सर्टन पॉइंट। 3 बार रिवाइज हो गया, एक तो कल के लेक्चर में ही किया था रिवाइज, तो मैं भी वापस करवाऊँगा नहीं। फिर आप बोला कि टॉपिक वापस क्यों आया? वही फॉर्मूला डिराइव करना है लेकिन बाय अ डिफरेंट मेथड। अभी मेथड चेंज होगा। क्यों मेथड चेंज होगा? क्योंकि हमने कल देखा था और आज देखा व्हाट इज़ वर्क डन? Q डेल्टा वी। अब आपको याद होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला वापस डिराइव करना है, पर ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले थोड़ा अच्छे से देख लो, सुन लो, समझ लो, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स यूज़ होगा। थोड़ा हमारे पास एक पॉइंट है ए, हमारे पास एक और पॉइंट है बी। अब तक दोनों पे चार्ज नहीं है,
ये ए और बी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर लिया, एक्स वाई एंड जेड। क्योंकि किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए पहले ओरिजिन फिक्स करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे ओरिजिन फिक्स कर लिया। ओके, फिर अगर आपको याद होगा ए पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट तक, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये r1 बार है। फिर हम ओरिजिन से और एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट तक, और इसको बोलेंगे r2 बार। तो हमारे पास एक रीजन है जिसमें 2 पॉइंट है। चार्ज अभी तक हम बात ही नहीं कर रहे हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर r1 बार एंड r2 बार। ओके, सो consider 2 points. Consider 2 points A and B. A and B at positions या फिर with position vectors, with position vectors, having position vectors r1 बार एंड r2 बार। राइट, अब हम पहला चार्ज लाएंगे कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ पे? ए पे। कौन सा चार्ज लाएंगे? Q1। वर्क डन क्या होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि पहले चार्ज को ला रहे हो तो कोई अपोज करने के लिए है क्या? नहीं। अब मैं थोड़ा वर्ड्स चेंज करूँगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग अपोज करने के लिए कोई है क्या? नहीं। हम बोलेंगे यहाँ पे किसी और चार्ज का पोटेंशियल है क्या? नहीं है। तो जब तुम बोलते पहले चार्ज को ला रहे हो, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। अपोज मतलब किसी और चार्ज का फील्ड नहीं है, मतलब किसी और चार्ज का पोटेंशियल नहीं है। तो लेट अस ब्रिंग कौन सा चार्ज? चार्ज Q1। लेट अस ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। तो हम इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 को लाके A पे रख दिए। वर्क डन इन मूविंग चार्ज, Q1 from infinity to point A is 0, W1 equal to 0, क्योंकि वहाँ पे किसी का पोटेंशियल था नहीं, इसलिए 0। गुड। ओके, देन हम सेकंड चार्ज लाएंगे। उसको कहाँ रखेंगे? उसको रखेंगे बी पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे? R पे, या फिर इसको R12 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस नाउ ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। और ये B पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पे है? R12, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R12 फ्रॉम पॉइंट A। अब इस केस में वर्क डन कितना हुआ? सो वर्क डन इन दिस केस इज W2। अब थोड़ा अच्छे से सुनो और समझो। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कौन सा जो तुम ला रहे हो? Q2। और पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। Q1 नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? Q2, क्योंकि कौन सा चार्ज को मूव किया अभी? सेकेंड को। तो Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। इनिशियली Q2 चार्ज कहाँ था? इन्फिनिटी पे। फाइनली कहाँ पे है? B पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब थोड़ा और लॉजिकली सोचो। इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है, हमने खुद ने डिफाइन किया, इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल। लेकिन B पॉइंट पे किसका पोटेंशियल था? पहले चार्ज का पोटेंशियल था B पॉइंट पे।
तो उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे V1 ऑफ R। V1 ऑफ R मतलब बेसिकली V1 ऑफ R मतलब B पॉइंट जिसका डिस्टेंस कितना है Q1 से R, तो B पॉइंट पे इसका पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल? इसका, ये कौन है? 1, तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं? V1 ऑफ R। सेकेंड चार्ज को तुम कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी। कहाँ पे रखना है? B पॉइंट। B पॉइंट के आसपास कोई और चार्ज है क्या? है। तो B पॉइंट पे किसका पोटेंशियल है? उस चार्ज का, किसका? Q1 का। टॉपिक कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको 100% ध्यान देना होता है और घर पे जाके रोज़ रिवाइज करना होता है। फिजिक्स इज़ लाइक फूड, यू हैव टू ईट इट ट्वाइस एवरी डे, कम से कम 2 बार खाना तो कम से कम खाते हो ना। वैसे इसका भी एक बार क्लास में, एक बार घर पे जाके रिवीजन ज़रूरी है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो W2 विल बी Q2, VB क्या हो गया? V1 ऑफ R माइनस 0। तो व्हाट इज़ W2? Q2 V1 ऑफ R। लेकिन मेरे को बताओ, टेल मी व्हाट विल यू टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 pi F0 Q by R। अगर मैं पहले चार्ज के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पहला चार्ज आएगा, और ये मैं अब इधर लिख दूंगा, तो व्हाट इज वर्क डन? W2 Q2 इंटू, ये Q2 था ना, Q2 इंटू V1 1/4 pi F0 Q1 by, ओके पक्का। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? 2 चार्जेस को साथ में लाने के लिए W1 प्लस W2। सो टोटल वर्क डन इज, व्हाट इज टोटल वर्क डन? W1 प्लस W2। व्हाट इज W1? 0, एंड ये आ गया 1/4 pi F0 Q1 Q2 by R। मैं नहीं बोल रही, ये देखो, ये 1/4 pi Q1 Q2 by R। और ये जो वर्क डन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तुम लास्ट बेंच, तुम दोनों हियर, तुम दोनों मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर सम कलर, आई नो योर नेम्स, मैं आई डोंट वांट टू टेक इट बिकॉज वी आर ऑन रिकॉर्ड। तुम दोनों, एक तो तुम कल थे नहीं, मेरे को याद रहता है, और नंबर 2 तुम आज भी हो के नहीं हो, फिजिकली हियर मेंटली समवेयर एल्स। तो मेरे क्लास में अगर होना है ना तो फिजिकली प्लस मेंटली, नहीं होना है तो दोनों भी मत होना फिर। गुड। बाद में मार्क्स आते नहीं है, फिर फिजिक्स समझ में नहीं आता, कैसे आएगा? खाने की चीज़ है वो। कैसा स्टेप है? स्टेप 1, स्टेप 2। तो दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, क्योंकि वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यही वर्क है पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 pi F0 Q1 Q2 by R। स्क्वायर नहीं है, R है। ये वही फॉर्मूला है जो हमने पहले भी डिराइव किया, बट विद डिफरेंट मेथड। मैं वापस एक बार मेथड रिपीट कर देता हूँ, बहुत इजी है। हमने स्पेस में 2 पॉइंट ले लिए, A और B। A का पोजीशन वेक्टर है R1 बार, B का है R2 बार। हम पहले चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से A पे लाने वाले हैं। तो हम जब पहले चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से A पे लाएंगे, नो वर्क इज़ डन, क्योंकि A पॉइंट पे पहले से किसी और चार्ज का ना फोर्स था, मतलब ना फील्ड था, ना पोटेंशियल था, तो अपोज करने के लिए कोई नहीं था। तो वर्क डन W1 टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज इज 0। अब तुम सेकेंड चार्ज को ला रहे हो, सेकेंड को कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ पे रखोगे? B पे। B का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 बार। तो मैं अभी थोड़ा सा एक चेंज करूँगा, वो तुमको सिर्फ समझाने के लिए कि वैसा क्यों किया, तो याद रखना। अब जब तुम सेकेंड को लाओगे B पे रखने के लिए, क्या होगा? वर्क डन। क्यों होगा? क्योंकि B पॉइंट पहले से ही Q1 के पोटेंशियल में है। तो व्हाट इज़ वर्क डन? Q डेल्टा V। लेकिन कौन सा Q? जो तुम मूव कर रहे हो, किसको मूव कर रहे हो? Q2। डेल्टा V फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, मतलब B पॉइंट में पोटेंशियल इनिशियल मतलब इन्फिनिटी पे। तो यू आर एट दिस स्टेप, यहाँ पे Q2, रिमेंबर Q2 VB माइनस V इन्फिनिटी। व्हाट इज V इन्फिनिटी? 0।
What is VB? What is VB? VB is the potential of first charge at the location of second charge. At the location of, लेकिन पोटेंशियल किसका है? फर्स्ट का. तो क्या लिखा मैंने? V1. At the location of कौन सा? सेकेंड चार्ज. सेकेंड चार्ज का लोकेशन क्या था? R2. अब इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2. तो V1 ऑफ R2, राइट. तो सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ? Q2 इंटू V1 ऑफ R2, राइट. लेकिन ये V1 क्या है? 1/4 Q1 बाय R. अरे पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज इज 1/4 चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस. किसका डिस्टेंस? सेकेंड चार्ज का पहले चार्ज से. कितना है? R. तो ये V1 हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वर्क डन क्या हो गया? Q2 1/4 Q1 बाय R. पहले चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ था? 0. दूसरे को लाने में कितना हुआ? 1/4 Q1 Q2 बाय R. तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? टोटल W1 प्लस W2. W1 क्या है? 0. W2 ये है. और ये वर्क डन किस में स्टोर हो गया? सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस. 2 ही चार्ज थे, अभी तीसरा लाएंगे, चौथा लाएंगे, पांचवा लाएंगे, ऐसा करते जाएंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. देखो जब तुम n चार्ज की बात करते हो ना, तो पहले 2 का तो तुमको पता ही है कितना है? 1/4 Q1 Q2 बाय R. तो अब पहला चार्ज लाए Q1. कहाँ लाए? A पॉइंट पे लाए. वर्क डन कितना हुआ? 0. गुड. फिर दूसरा चार्ज लाए, कहाँ लाए? B पे लाए, राइट. थोड़ा साथ साथ में अगर तुमको ध्यान देना हो तो इसका पोजीशन वेक्टर था R1 बार, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार. मैं फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहा. सेकेंड चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ था? Q2 इंटू V1 एट द लोकेशन ऑफ 2. और ये आपका आया था Q2 1/4 Q1 बाय R. अब सिर्फ थोड़ा नोटेशन का चेंज है. ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं अब तक क्या बोल रहा था? R. अब बोलूँगा R12. अब R12 क्यों बोलूँगा? क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा चार्जेस है, तो डिस्टेंस भी 2 से ज़्यादा है. 2 चार्जेस में एक ही डिस्टेंस होता है. करेक्ट, राइट. मेरा डिस्टेंस इससे फिक्स कुछ डिस्टेंस है, लेकिन जब तीसरी बेंच की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस अलग, ये अलग, वो अलग, तो नोटेशन चेंज करने पड़ेंगे. अभी R12 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगा? R12. तो पहले 2 चार्जेस को लाने में जो टोटल वर्क डन हुआ था वो इन दोनों का क्या था? एडिशन. अब हम स्टार्ट ही वहाँ से करेंगे. We have seen that the work done in bringing 2 charges Q1 and Q2 from infinity to a distance R12 is given by. So it is of course work done W1 plus W2. It is 1/4 Q1 Q2 by R12. तो डबल मेहनत करो मत, बोल दो हाँ हमको पता है. हमारे पास कितने चार्जेस है इस केस में? n. अब तीसरा लाए, कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से लाए. कहाँ रखे? किसी एक पॉइंट पे रखे, C पॉइंट. किसको लाए? Q3 को लाए, बराबर. इसका डिस्टेंस 1 से कितना था? R13. 2 से कितना है? R23, बराबर. पक्का. अब जब तुम थर्ड चार्ज को ला रहे हो, कौन कौन अपोज कर रहा है? 1 and 2. तो थोड़ा आप अच्छे से सुन लेना. सो वर्क डन in bringing Q3 from infinity to point C
to point C with position vector R3 bar is given by, अब अच्छे से ध्यान दो यहाँ, W3 किसको ला रहे हो, किसको ला रहे हैं हम लोग, कौन से चार्ज को मूव कर रहे हैं, अरे थोड़ा जोर से बताओ, कौन सा चार्ज को मूव कर रहे हैं, किसको, थर्ड चार्ज को, किसको, थर्ड चार्ज को, Q3 को, दो टर्म आएगी, क्यों आएगी, कौन कौन अपोज कर रहा है, कौन कौन, 1 और 2, तो देखो यहाँ थर्ड चार्ज C पॉइंट पर रखना है, तो C पॉइंट पहले चार्ज के पोटेंशियल में है और दूसरे के पोटेंशियल में है, तो यहाँ पे इसको पहला चार्ज का पोटेंशियल और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल अपोज करेगा, तो V1 एट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज, V2 एट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। नोटेशन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेशन नहीं समझेंगे तो फिर गए, फिर आगे, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्म्स आएगी, तो थर्ड चार्ज Q3 क्योंकि दो अपोज कर तो दो टर्म बन गए। अब मेरे को ये भी बताओ, थर्ड चार्ज के लोकेशन पे पहले का पोटेंशियल क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 R13, और ये क्या आएगा, Q3 1/4πε0। थर्ड चार्ज के लोकेशन पे सेकंड का पोटेंशियल क्या आएगा, Q2 डिस्टेंस कितना था 2 और 3 में R23, बराबर, पक्का, श्योर। अब फोर्थ चार्ज को लाएंगे, सिमिलरली तुम बताओगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग फोर्थ चार्ज, तो सिमिलरली वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4 इज, चौथे चार्ज को ला रहे हैं तो कौन अपोज कर रहा है, 1, 2 and 3, चौथे चार्ज को ला रहे हैं, कौन अपोज कर रहा है, राइट, लेकिन चौथे चार्ज को रखा कहाँ पे, R4 लोकेशन पे, तो V1 एट R4 और यहाँ पे V2 एट R4 एंड V3 एट R4, okay, then therefore W4 equals to Q4 1/4πε0 Q1 by R14 plus Q4 1/4πε0 Q2 by R24 plus 1/4πε0 Q3 by R34, तो therefore total work done, अभी देखो n चार्जेस के चाहिए था ना, कम से कम 3 के लिए बताओ, मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म बता दिया चौथा, तुमको कम से कम कितना बताना है, 3, मिनिमम 3, 5 तक जाना मत, बहुत लंबा हो जाएगा, मिनिमम 3, सो देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल्स टू पहले को लाए, दूसरे को लाए, तीसरे को लाए, चौथे को लाए, पहला तो 0 था, दूसरा कितना था, वो तो हमने पहले लिख दिया था ना, 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, जब तीसरे को लाए तो दो टर्म्स थे, क्योंकि दो अपोज कर रहे थे, अगर तुमको याद होगा तो ये दो टर्म्स थे, तो ये दो टर्म्स याद रखना आप, तो आएगा आपका 1/4πε0, जब तुम किसको लाए, तीसरे को, कौन अपोज कर रहा था, 1 और 2, तो Q1 Q3 R13 1/4πε0 Q2 Q3 R23, करेक्ट, ओके, गुड। और जब तुम फोर्थ को लाए तो कौन अपोज कर रहा था, 1, 2 and 3, तो वहाँ पे 3 टर्म्स और आएगी जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर से ही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो व्हेन यू वर ब्रिंगिंग द फोर्थ चार्ज, ये 3 टर्म उसमें और आएगी वर्क डन में, ओके, गुड। अब याद कैसे रखते हैं, ये इतना कौन याद करेगा, मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। हम फिलहाल 4 चार्जेस की बात कर रहे थे, कितने चार्जेस की, 4। तो देखो टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस वर्क
is stored in the form of potential energy of the system, of course, and is given by, अभी मैंने बोला यही वर्क है जो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अब याद कैसे रखते हैं, हम 4 की बात करें, हम चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 तो तुमको पता ही है, सिर्फ 2 चार्जेस 1/4π0 Q1 Q2 बाई R12। 3 अगर होंगे 3 तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3 बराबर। 4 होंगे तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4 बराबर। 6 टर्म्स आएगी। अब याद कैसे रखते हैं, 6 के 6 टर्म्स का स्ट्रक्चर सेम है, उन सब में Q बाई R है, और ये तो है ही। कितने टर्म्स है, 6 के 6 टर्म्स में स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर वाइज सेम है, तो स्ट्रक्चर वाइज सेम है, प्लस 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 एंड प्लस। 6 टर्म्स है, 6 कैसे 6, 4 चार्जेस है, 4 कितने चार्जेस है, 4 तो कॉम्बिनेशन क्या बना 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। इधर 1 2 लिखा तो इधर 1 2, इधर 1 3 तो 1 3, इधर 1 4, इधर 2 3, इधर 2 4 और इधर 3 4, राइट। तो इफ यू नोटिस वही था, देख लो Q1 Q2 बाई R12, Q1 Q3 बाई R13, Q1 Q4 बाई R14, Q2 Q3 बाई R23, Q2 Q4 बाई R24 एंड Q यहाँ पे Q4 लिखना रह गया, Q4 Q3 बाई R34, यहाँ पे Q4 लिखना अपना रह गया है। क्लियर यहाँ तक, पक्का। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सब में कौन है 1/4πε0, क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, क्या कर लिया, कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q1 Q4 R14, Q1 Q5 नहीं है, हम फिलहाल सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं, Q2 Q3 अपॉन R23, देन Q2 Q4 अपॉन R24 एंड Q3 Q4 अपॉन R34। पक्का क्लियर यहाँ तक, श्योर पक्का। तो क्या हम इसको, क्योंकि ये सब क्या है, एडिशन है ना, एडिशन, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स के एडिशन को हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन। QJ IJ, नीचे भी क्या है RIJ, लेकिन अब यहाँ पे I और J के लिए मत लिखना, बोलना ऑल पेयर्स या फिर ऑल कॉम्बिनेशंस। Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4, याद रहेगा, गुड। सो विल स्टॉप फॉर टुडे।